हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायर आईएएस पीसीस। दोस्तों, मेंस 365 मैगजीन आ चुका है। तो पहले तो हम क्रेडिट देते हैं विजन आईएएस को कि इन्होंने विजन आईएएस का मेंस 365 मैगजीन लेकर आया, जो कि जो भी एग्जाम में यूपीएससी हुआ या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में जो भी लोग मेंस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इसका रीज़न ये होता है क्योंकि आप जो भी बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली क्या होता है, स्टैटिक पॉइंट्स को कवर किया जाता है। लेकिन विजन आईएएस की टीम इस पे काफ़ी एफर्ट डाल के क्या करती है कि जो डायनेमिक डेटा होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट होते हैं, उनको एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में लेकर आती है, जो कि हम उसको एज एज इट इज़ बिल्कुल हम अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या हमको आज कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो पहला चीज़ हम इसमें ये कवर कर देंगे कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उससे रिलेटेड जो जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि एग्जाम में बेसिकली क्या क्या इसके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा पीवाईक्यू है यूपीएससी का ये पीवाईक्यू है, और ये कब से कब तक का है, 2013 से 2024 तक के बीच का है। तो पहले हम पीवाईक्यू देख के समझेंगे कि इसमें एग्जैक्टली एग्जाम में जो रियल एग्जाम होता है यूपीएससी हुआ और जो स्टेट के पीसीएस में एक्चुअल में कैसा क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अपना पॉलिटी है, मीन्स मेंस में जो पॉलिटी सेक्शन है उसमें उसका सिलेबस क्या क्या डिफाइंड है। तो उसका हिस्टोरिकल अंडर पिनिंग्स मीन्स हिस्ट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ साथ कैसा उसका डेवलपमेंट हुआ, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ और कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ। ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये कि उसका फीचर से रिलेटेड जो हमारा संविधान है उसका जो फीचर्स हैं, जैसे हमारा डॉक्ट्रिन हो गया, फिर सेकुलरिज्म हो गया, प्रीएम्बल जो भी इसमें अपना है, तो उसके जो मेन मेन फीचर्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं। देन उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ इम्पोर्टेंट प्री प्रोविजंस हैं जो यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट में उसको एक्ट के माध्यम से लेकर आता है, उससे रिलेटेड जो भी है इसका यहाँ पे सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। तो अभी देखा जाए 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जेंडर जस्टिस को लेकर। तो जनरली जेंडर जस्टिस क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, और ये पूछा गया था 15 नंबर के लिए। तो यहाँ पे ये बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस मीन्स जेंडर इक्वालिटी की यहाँ पे बात कर रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा संविधान है उसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं विद केस लॉ यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। फिर हमारा देखेंगे 2023 में एक और 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें बोला गया था कि जो हमारा संविधान है एक लिविंग इंस्ट्रूमेंट है, इसको जस्टिफाई करना था, और इसके बारे में पॉइंट्स और इसके अगेंस्ट आपको जो भी पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करना था। तो इसके अलावा फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया 2022 में राइट ऑफ मूवमेंट जो है, और यहाँ पे अपने पूरे इंडिया के किसी भी पार्ट में, इंडिया जो हमारा भारत देश है उसके टेरिटरी के किसी भी पार्ट में आपको फ्रीली फ्रीली वहाँ पे रहने का बिल्कुल अधिकार देता है, इसके बारे में यहाँ पे बोला गया था। फिर यहाँ पे 2021 में क्वेश्चन आया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होता है, मीन्स हमारा जो संविधान है इससे हम क्या मोरल वैल्यूज यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था 10 नंबर का। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे देख क्वेश्चन दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिमिटेड पावर, मीन्स जो हमारा पार्लियामेंट है उसके पास देखा जाए उस पॉलिसी फॉर्मेट करने का, बनाने का काम वो तो करती है, लेकिन देखा जाए तो उसके पास एक लिमिटेड पावर है। मीन्स वो ऐसा नहीं कि यहाँ से सांसद से कुछ भी नियम कानून बना सकती है और उसको यहाँ पे लागू करवा सकती है। तो उसके पास एक लिमिटेड पावर है। तो ये लिमिटेड पावर क्यों है देखा जाए तो ये है सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी की वजह से। तो इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। फिर उसके बाद देखा जाए तो जो फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है, उसके स्कोप के बारे में पूछा गया है। और राइट टू प्राइवेसी मीन्स आपको याद होगा कि 2017 में एक पुट्टा स्वामी केस आया था, पुट्टा स्वामी केस, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसको राइट टू प्राइवेसी बोलते हैं, जो कि आर्टिकल 21 में है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में पूछा गया, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के बारे में जब भी पूछा गया तो यहाँ पे आप अपना जो हमारा करंट का संविधान है वो मोस्टली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था।
फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उस वो क्या होता है उसके बारे में पूछा गया। जो अपना बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है उसके बारे में यहाँ पूछा गया था। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है हमारा आर्टिकल 19 वाला, उससे पूछा गया। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा संविधान है उससे जनरली हर साल एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो अभी हम मूव करते हैं कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। और कुछ स्टूडेंट्स को डाउट्स रहता है कि ये क्लास किसको किसको देखनी चाहिए या कवर करनी चाहिए, क्या सिर्फ जो मेंस दे रहा है उसी को इसको देखना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए यहाँ पे हम बताएंगे कि सपोज आपने स्टैटिक पॉइंट कवर किया हुआ है और आपका अभी मीन्स आपके पास टाइम है, तो जनरली आप क्या करिए कि जो मेंस 365 है, मेंस 365 का आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। शॉर्ट नोट बनाने से आपका एक फायदा ये होता है कि जब भी आप मेंस देने जाते हैं तो एक आपको बिल्कुल रेडी टाइप का एक नोट्स रहता है जो कि रिवाइज करने में काफ़ी इजी होता है। तो आपको मेंस पेपर देने में बहुत इससे आसानी हो जाती है। तो सपोज आप मंथली मैगजीन भी कवर कर रहे हैं, तो क्या करना है कि मंथली मैगजीन कवर तो कर ही रहे हैं, और एक और इससे एक डाउट क्रिएट होता है कि जो बच्चे मंथली मैगजीन कवर कर रहे हैं उनको भी मेंस 365 करना चाहिए क्या। तो जनरली इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नहीं। बट क्या होता है कि जब मंथली मैगजीन आप पढ़ते हैं तो आपको ये नहीं पता रहता है कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या डेटा लिखना है चाहिए और आंसर का फॉर्मेटिंग कैसे करना चाहिए, जो कि अभी आगे हम देखेंगे कि हम ये बताएंगे कि जब भी सवाल पूछता है यूपीएससी या फिर किसी अदर मेंस एग्जाम में, तो कैसे आपको उसका आंसर लिखना है और कैसे टाइम को मैनेजमेंट करना है, इसके बारे में भी देखेंगे। तब तक हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो एक छोटा सा हम ओवरव्यू देखेंगे अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में, क्योंकि ये हमारा 75 ईयर्स हो गए हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे एक छोटा सा अपना पार्ट। उसके अलावा अगला टॉपिक हम कवर करेंगे कास्ट सेंसस, मीन्स हमारा जाति जो जनगणना है, इसके बारे में कवर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज है। जनरली ये पॉलिटिकल टूल की तरह यूज भी किया जाता है, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये इसके लिए रेडी हो गया है। तो इससे रिलेटेड जो अपना सेंसस है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है उसको देखेंगे। देन उसके बाद देखेंगे रिजर्वेशन, क्योंकि रिजर्वेशन जो है ये भी जनरली न्यूज़ में रहता है। तो एक तो देखेंगे कि बेसिकली रिजर्वेशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, और इसमें सब क्लासिफिकेशन भी देखेंगे कि जैसे सपोज एससी का रिजर्वेशन है या ओबीसी का है, एसटी का है। तो ओबीसी के रिजर्वेशन में एक सब क्लासिफिकेशन है कि कौन कौन से कास्ट के लोग या कौन कौन से लोग ओबीसी का रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा सकते। जैसे उसमें क्रीमी लेयर डाल दिया गया है, मीन्स कोई आईएएस का सन है या डॉटर है, तो वो वहाँ पे क्रीमी लेयर कैटेगरी में आ गया, जिससे उसको ओबीसी कास्ट होने का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सेम इस तरीके का लॉजिक सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप एससी में भी इम्प्लीमेंट करिए, और इसका रीजन उन्होंने ये दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो शेड्यूल्ड कास्ट है एससी के, वहाँ पे देखा जाए तो कुछ लोग ही सिर्फ रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन का यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए उनके अपलिफ्टमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया था कि आप क्रीमी लेयर का फंडामेंट जो फंडा है शेड्यूल कास्ट में भी लेकर आइए। और इससे रिलेटेड रिजर्वेशन से रिलेटेड एक और टॉपिक है कि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन, मीन्स इसमें क्या रहेगा कि सपोज कोई प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, तो उसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ लोकल के ही होना चाहिए। लोकल का होना चाहिए इन द सेंस कि उस स्टेट के जो वहाँ पे सिटीजन्स हैं सिर्फ उन्हीं को प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलनी चाहिए। आउटसाइड द स्टेट जो भी लोग हैं उनको वहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। इस तरीके का यहाँ पे इस सिस्टम को हम बोलते हैं डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन, मीन्स जो हमारा निवास बेस्ड रिजर्वेशन होता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस थे और उसके बारे में देखेंगे। फिर हमने बताया देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पीवाईक्यू देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने दिखाया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे एग्जाम में आया था। तो एक ओवरव्यू देख लेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है और इसको लाना क्यों जरूरी है, और इसके लाने के अगेंस्ट क्या क्या आपके पास रीजंस हैं। फिर सेपरेशन ऑफ पावर, जनरली जो होता है सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स देखेंगे कि हमारा जो भी ये है
सांसद हुआ, मीन्स पार्लियामेंट हुआ, जो एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, इन तीनों के जो वर्क का डिफरेंशिएशन नहीं है, तो इसकी वजह से पावर का कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। इसकी वजह से बोला गया कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, जो कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है उसमें भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है। और उसके अलावा प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी राइट है उससे रिलेटेड देखेंगे। इंटरनल इमरजेंसी, क्योंकि इसका 50 ईयर्स हो गए हैं इमरजेंसी लगाए हुए, तो इसका देखेंगे। और हम अगला टॉपिक देखेंगे कि यूएसए में जो इलेक्शन हुआ था, तो यूएसए का और इंडिया का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। और एक हम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे, जिसका आप चाहें तो प्रैक्टिस करने के लिए आप उसका आंसर लिख के हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। तो अभी आइए हम मूव करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, जो हमें मेल से या फिर मैसेज करके बोलते हैं कि हमें जो है कैसे हम यूपीएससी मेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कि मतलब हम उसमें मेंस में फेल ना हो। तो इसके लिए आपको कुछ लिमिटेड रिसोर्स, मीन्स जो भी आपका रिसोर्स है उसको लिमिटेड रखना है। और जो भी आपका कंटेंट है, वो उस कंटेंट को हमारा जो भी अपडेटेड डेटा या रिपोर्ट्स होते हैं उसके साथ इंटीग्रेट करना है। और क्या है कि बहुत सारे लोग वो प्रॉपर इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, मीन्स जो स्टैटिक बुक्स होते हैं, सपोज यहाँ पे लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ लिया है, बट उसका उससे रिलेटेड कोई न्यू जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो आपने नहीं उसको आंसर में लिखा, तो इससे क्या होता है कि 1 नंबर 2 नंबर आपका मीन्स आंसर राइटिंग में कट जाता है, जिससे क्या होता है कि आप ओवरऑल मार्क्स कम मिलते हैं। फिर आपका जो आंसर का फॉर्मेटिंग होता है कि मीन्स कैसे इंट्रोडक्शन देना चाहिए, मेन बॉडी में क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद कि कैसा कंक्लूजन होना चाहिए, ये प्रॉपर नहीं होने की वजह से भी नंबर कटते हैं। और यहाँ पे देखा जाए कि यूपीएससी का जो माइंडसेट है ये भी लेके चलना है कि हम कैसे टाइम को मैनेज करें, कैसे फेल होने से बचें। तो इस तरीके से यूपीएससी मेंस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। तो अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि मेंस 365 का पॉलिटी पढ़ना क्यों जरूरी है। तो इसका पॉइंट ये है कि देखिए, लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हैं तो आपके जो स्टैटिक पॉइंट है, मीन्स जो संविधान से रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट है जो कभी नहीं चेंज होता, वो तो आपका कवर हो गया। लेकिन उससे रिलेटेड जजमेंट भी आते रहते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि जो रिजर्वेशन वाले जो हमने एक्सप्लेन किया इंडेक्स, उसमें जो एससी कास्ट है इसमें यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन की हमने बात किया, मीन्स एससी में क्रीमी लेयर का क्रीमी लेयर जो है उसका क्राइटेरिया लेकर आने के लिए। तो ये जब तक आप नहीं लिखेंगे अपने आंसर में, तब तक आपका जो आंसर है उतना जो है इनरिचमेंट नहीं कहलाएगा। इसकी वजह से नंबर कम मिलेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन रुक सकता है। तो इसकी वजह से मेंस पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो मेंस 365 है इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आप एग्जैक्टली सेम जाके आप अपने वहां पे रियल एग्जाम में उसको लिख के आ सकते हैं। फिर अगला है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि हमारे पास स्टैटिक बुक है तो हमें मेंस 360 में पढ़ने की क्यों जरूरत है। तो हमने बताया कि इससे जो होता है, आपके जो डायनामिक डेटा होते हैं, डेटा हो गया, फिर जो रिपोर्ट्स हो गए, रिपोर्ट्स जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर आईएमएफ हो गया, फिर डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूनाइटेड नेशंस हो गए। तो इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे आते रहते हैं रिपोर्ट्स, जिसको आपको क्या करना है कि अपने स्टैटिक जो बुक्स हैं उससे लिंक करना रहता है। और जब तक ये नहीं करेंगे आपको नंबर्स कम मिलता है, इसकी वजह से मेंस पे फोकस करना जरूरी होता है। इनकेस आपको लग रहा है कि आपने स्टैटिक कवर कर लिया है और आपके पास मेंस पहले का जो मेंस 365 है वो पहले से कवर किया हुआ है, तो एटलीस्ट एक सरसरी निगाह में देख लीजिए, जिससे आपको लगे कि ये कुछ छूटा हुआ है तो वो कवर कर लें। और मेंस जो 365 है उसको और अच्छे से कैसे यूटिलाइज करना है, तो देखिए, आपने सपोज एग्जाम पूछता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूछता है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि उत्तराखंड ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, इसकी वजह से न्यूज़ में था। तो ये जब आप पॉइंट हाईलाइट करते हैं तो ऐसा लगता है एग्जामिनर को, हाँ ये बंदा जो भी है यहाँ पे एस्पायरेंट, इसको अच्छे से पता है ये अभी क्या चल रहा है, मीन्स हमारे नियम से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया कि
जो हमारा न्यूज हो गया, क्यों ये हाईलाइटेड में था, पूछे जाने का क्या रीजन है, ये हाईलाइट था, इसकी वजह से यूपीएससी का यहाँ पे ध्यान गया। फिर यूसीसी से रिलेटेड क्या क्या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, मीन्स इससे रिलेटेड क्या क्या जजमेंट है, तो यहाँ पे देखिए दो तीन केसेस हैं, जैसे शाहबानो केस हो गया, शारा बानो केस हो गया, ये सारे यहाँ पे आंसर में आप डाल सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपका वैल्यू एडिशन होगा, मीन्स यहाँ पे जो आंसर है, आंसर वो इंक्रीजमेंट होगा। फिर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इसके फेवर में यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फिर उस कुछ पॉइंट्स जो हैं इसके अगेंस्ट दिए गए हैं यूसीसी के, कि मीन्स यूसीसी को लागू नहीं करना चाहिए, और उसका क्या क्या रीजन है यहाँ पे देखिए दिया गया है। इस तरीके से जब आप अपने आंसर्स को लिखते हैं तो जो भी एग्जामिनर होता है काफ़ी इम्प्रेस होता है, और इससे आपको नंबर मिलते हैं। और क्या होता है कि जब आप मेंस 365 पढ़ते हैं, तो वहाँ पे देखिए कि जो डायनेमिक डेटा होता है या उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स होते हैं, या सेकेंड एआरसी जो था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स के लिए कमिटी थी, उसके बारे में यहाँ पे देखें। इसको जब आप पुट करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर काफ़ी अच्छा कहलाता है। तो अभी देखिए यहाँ पे देखा जाए कि सपोज क्वेश्चन पूछता है कि आप डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मींस फेडरलिज्म मींस क्या होता है कि जो स्टेट है और सेंटर है, दोनों का आपस में ऑटोनॉमी होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो है सपोज क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्या क्या उसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो एक देखिए सीबीआई का पॉइंट ऐड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सीबीआई जब भी किसी स्टेट में एंटर करना होता है या इंक्वायरी पर्पज से, तो क्या होता है कि स्टेट से एक बार परमिशन वहाँ पे लेना पड़ता है, रिटन कंसेंट लेना पड़ता है सीबीआई को किसी स्टेट में इंक्वायरी करने से पहले। फिर जीएसटी काउंसिल है, तो जीएसटी काउंसिल में कोई भी जब डिसीजन लिया जाता है तो एक कॉन्सेंसस से लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जितने स्टेट हैं या यूनियन टेरिटरी है, वहाँ के जो सीएम्स हुए या फिर वहाँ के एलजी हुए, इन लोगों से सहमति से यहाँ पे वहाँ डिसीजन लिया जाता है। फिर गवर्नर से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, ये भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आ जाएगा। फिर पुंछी कमीशन, ये भी जो है फेडरलिज्म से रिलेटेड एक जजमेंट था। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप अपने आंसर को और ज़्यादा इनरिच कर सकते हैं, जिससे आपको 2 से 3 नंबर आराम से एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो जो 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो आपके पास सपोज यहाँ पे जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, 10 है, तो वहाँ पे आपको लगभग 15 से 20 नंबर वहाँ एक्स्ट्रा मिल गए, बाकी रिमेनिंग में आपको 15 से 20 मिल गए, तो जनरली आपको 30 नंबर एक्स्ट्रा जो बाकी लोगों से मिल जाते हैं, तो आपका आंसर जो एक्चुअल मार्क है 120 से 130 तक चला जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इससे क्या होता है कि आपका जो टोटल मार्क्स बनता है वो ज़्यादा बनता है, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी अगला क्वेश्चन है कि हमें सपोज 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें क्या क्या लिखना चाहिए और कैसे हमें टाइम को मैनेज करना चाहिए। तो देखिए वहाँ पे जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं उसको 4 पार्ट में ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक करने का मीन्स क्या होता है कि सपोज क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसा नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। उसमें देखेंगे कि जो क्वेश्चन रहता है उसमें ब्रेक करके 2 से 3 पार्ट में दिया रहता है कि क्रिटिकली एग्जामिन दिस पॉइंट, या फिर दे देगा कि डू यू एग्री ऑन दिस, प्लीज राइट एनी पॉइंट फॉर सपोर्टिंग और अगेंस्ट द पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप लिख लेंगे, सपोज यूसीसी के बारे में पूछा तो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। वो कितना लिखना है आपको, 30 सेकेंड से कम में लिखना है, क्योंकि जनरली आप देखेंगे 8 मिनट एक 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम होता है, तो आपको 8 मिनट में आपका आंसर लिखना है 250 वर्ड्स का। तो उसको लिखने के लिए 30 सेकेंड में आप क्या करिए, 30 सेकेंड या उससे कम में आप अपना जो है इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। बचा अपना मेन बॉडी, मीन्स जो क्वेश्चन है वो मेनली क्या कहना चाह रहा है, उसको आप ब्रेक करिए, वो 6 मिनट या 6 मिनट से कम में उसको ब्रेक करिए, और उसमें 2 3 डायमेंशन डालिए। मीन्स एक सपोर्ट में, एक वहाँ पे उसके अगेंस्ट में, एक न्यूट्रल के बेस पे एविडेंस हुआ, एनालिसिस हुआ, या फिर कोई रिपोर्ट का जिक्र करिए। ये आपका मेन बॉडी का पार्ट हो गया। वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड बेसिकली क्या होता है कि सपोज आप कुछ भी होता है, क्वेश्चन पूछता है, तो एक होता है कि फेवर में हो गया, एक हो गया अगेंस्ट में। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का कोई यहाँ पे वे होना चाहिए, जिससे कि
यहाँ पे अपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी दोनों के बीच में एक सहमति बन सके, इसलिए वे फॉरवर्ड होनी चाहिए कि दोनों लोगों को ये सूटेबल रहे। जो वे फॉरवर्ड आपको 1 मिनट के अंदर लिखना रहता है। फिर यहाँ पे कंक्लूजन लिख दीजिए 30 मिनट 30 सेकंड के अंदर। तो ये देखेंगे कि 6 1 7 2 8 हो गया। मीन्स यहाँ पे 8 मिनट के अंदर 8 मिनट्स के अंदर आपका एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे कैसे इसको कवर किया, यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन से नियरली 50 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन हो गया, 50 वर्ड्स का आपका यहाँ पे हो गया कंक्लूजन, ये हो गया आपका 100 वर्ड्स का, ये हो गया आपका वे फॉरवर्ड हो गया। सॉरी, आपको क्या करना है कि 30 वर्ड्स में नियरली 30 to 50 वर्ड में आपको क्या करना है कि इंट्रोडक्शन लिखना है, और 30 to 50 में आपको कंक्लूजन लिखना है। जो वे फॉरवर्ड है ये भी 30 to 50 में लिखना है। बाकी रिमेनिंग जो पार्ट बचा उसको आप मेन बॉडी पार्ट उसके अपने आंसर को बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि इससे आपका आंसर एक काफ़ी इंग्लिश आंसर कहलाएगा। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेकर आने के लिए। तो और आपको हमारे पढ़ाने से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, हम एक एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन का हम देखेंगे कि यहाँ पे 75 ईयर्स हो गया है। 75 ईयर्स कैसे हो गए, क्योंकि हमारा जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे डोमिनियन से रिपब्लिक बना था। रिपब्लिक मीन्स जो अपने देश का हेड होगा वो इलेक्ट किया जाएगा, इसी को हम इलेक्टेड हेड बोलते हैं। तो इसके हमारे संविधान के क्या क्या फीचर थे देखिए, एक फेडरल हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर जो कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर में दिया गया है। फिर कि क्या क्या अचीवमेंट हुए इससे रिलेटेड यहाँ पे देखेंगे कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो अच्छे पॉइंट्स हुए, ये फ्री और फेयर इलेक्शंस हो गए। फंडामेंटल राइट नागरिकों को दिया गया कि वो जो उनके पास कुछ फंडामेंटल राइट है जिनका जिनको प्रोटेक्ट करना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम है। फिर उसके अलावा देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है, बेसिकली यहाँ पे देखिए कि लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी, तो तीनों का तीन काम है। तो जिसका जो काम है उसको भी वो काम करना चाहिए, इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बोलते हैं। और लेजिस्लेशन मीन्स देखेंगे कि हमारा संसद से जो हमारा पॉलिसी फ्रेम करना, बनाना, इम्प्लीमेंट करना, ये काम लेजिस्लेचर का है। तो ये हो गया। जैसे अभी देखिए 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया गया, जिसमें वुमेन्स को वहाँ पे 1/3 का रिजर्वेशन दिया गया इलेक्शंस में। फिर एग्जीक्यूटिव हो गया। एग्जीक्यूटिव मीन्स यहाँ पे जो हमारा पीएम हो गए या फिर जो भी पीएम हो गया, सीएम हो गया, ऑफिसर्स हो गए, ये एग्जीक्यूटिव हो गए। यहाँ पे जैसे आयुष्मान भारत को इम्प्लीमेंट करवाना, वेलफेयर स्कीम्स को लेकर आना। और उसके अलावा इन फिर तीसरा हमारा ऑर्गन हो गया जुडिशरी। जुडिशरी हो गया जो देखेगा कि जो भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चेक और बैलेंस करने का वो काम करती है। फिर जुडिशरी में देखा जाए केशवानंद भारती को लेकर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन लेकर आया गया था। फिर एस आर बोमई केस था, जिसमें ये बताया गया फेडरलिज्म जो होता है मीन्स जो भी हमारा स्टेट होता है उनकी क्या क्या जो पावर्स होते हैं और उसका ऑटोनॉमी होता है, इससे रिलेटेड एस आर बोमई केस जो कि 1994 में आया था। फिर आर्टिकल जो 21 था इसका एक्सपेंशन किया गया था, जैसे 2017 में पुट्टा स्वामी केस को लेकर आया गया था, और उसमें राइट टू प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी, इसको आर्टिकल 21 में जोड़ा गया था बाय पुट्टा स्वामी केस। तो ये सारा हमारा जुडिशरी जो सेफ गार्ड करता है हमारे लोगों को। फिर यहाँ पे सोशल जस्टिस की भी हमारा संविधान बात करता है, जैसे जो काफ़ी पिछड़े लोग हैं उसके बारे में, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी में कुछ लोग पिछड़े हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल जो 15 है, 16 है, जैसे 16 है एम्प्लॉयमेंट के लिए बोलता है, डिस्क्रिमिनेशन के लिए बोलता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। फिर माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं इसको यहाँ पे ये सेफ गार्ड करता है आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 28, 9 और 30 में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं उसको भी देख
लेते हैं कि जनरली क्या है, सेंटर स्टेट का इश्यूज लगा रहता है क्योंकि जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ उससे रिलेटेड, या गवर्नर हुआ है उससे रिलेटेड हो गया है। फिर इंटर स्टेट टेंशन बना रहता है, एक स्टेट का दूसरे स्टेट से टेंशन बना रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटका का देखेंगे इशू चलता है, असम मेघालय का इशूज चलता रहता है। फिर हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वीक हो रहे हैं, ऐसा इश्यूज है। तो ये सारे इश्यूज हैं। बाकी हम अपने रियल आज के टॉपिक में मूव करते हैं कि हमारा पहला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका शॉर्ट नोट आपके पास होना ही चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली क्या था कि जो हम लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट है इस पे रेडी हुआ गया था कि कास्ट सेंसस कराने के लिए। तो कास्ट सेंसस बेसिकली क्या होता है, इसके पहले क्या होता था कि जनगणना होता था तो सिर्फ ये पूछा जाता था कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, क्या करते हैं और उनका एजुकेशन क्या है, ये सारा पूछा जाता था। बट कभी भी उनका पर्सनल डिटेल लाइक कि कौन सी जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, ये सारा डिटेल नहीं लिया जाता था। तो इस बार सेंटर ने ये बोला है कि जो अक्टूबर 2026 से लद्दाख में जो यहाँ पे सेंसस होगा, जनगणना होगा, और मार्च 2027 से पूरे भारत में जो जनगणना होगा उसमें जो जाति है, कास्ट हुआ, वो भी उसका डिटेल लिया जाएगा, जिससे कास्ट से रिलेटेड, जाति से रिलेटेड जो हम लोगों का कास्ट सिस्टम है, कास्ट से रिलेटेड जो सरकार के पास एक्चुअल डेटा होना चाहिए, एक्चुअल डेटा होना चाहिए, जिससे कि एक्चुअल डेटा रहेगा तो पॉलिसी फ्रेमिंग में बहुत हेल्प करता है। तो अभी देखेंगे ये और न्यूज में क्यों था, क्योंकि ये जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लगा है इस तरीके का कभी भी हमारे देश में यहाँ पे जनगणना नहीं होता है। ये फर्स्ट टाइम है जब आज़ादी के बाद इस तरीके का जनगणना हो रहा है। और इसके पहले देखा जाए, फर्स्ट जो इसके पहले सक्सेसफुल जो कास्ट सेंसस हुआ था वो 1931 में हुआ था, ये सक्सेसफुल हुआ था और इसका डेटा पब्लिश भी किया गया था। लेकिन एक 1941 में भी कास्ट सेंसस हुआ था, बस उसका डेटा जो है पब्लिक नहीं किया गया था, और पब्लिक नहीं करने का जो मेन रीजन था वो था वर्ल्ड वॉर टू। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से वहां पे जो डेटा को पब्लिक नहीं किया गया था। फिर उसके अलावा देखा जाए, स्टेट की जो सर्वे एजेंसीज होती हैं उसमें डेटा को लेकर डिस्क्रिपेंसीज हैं, जैसे कौन सी कास्ट का है या कौन सी कास्ट का डेटा कितना है नहीं है। तो ये डेटा का मिसमैचिंग की वजह से भी यहाँ पे काफ़ी ये हाईलाइट में जनरली रहता है। तो अभी हम देखते हैं कि जो सेंसस है अपना, जनगणना है, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है, और उसको क्या किसी हमारा स्टैच्यूटरी बॉडी है कि नहीं है उससे रिलेटेड देखेंगे। तो जो हमारा सेंसस है वो जनरली क्या होता है कि डिसेनियल होता है। डिसेनियल मीन्स हर 10 साल में होता है, हर 10 साल में जनगणना होता है। बट ये साल का जनगणना बहुत लेट से हो रहा है, जनरली ये 2021 में होना चाहिए, लेकिन 2021 से ना होकर ये 2027 में हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। फिर इसमें क्या क्या डिटेल लिया जाएगा, डेमोग्राफिक मीन्स डेमोग्राफी, आप कौन सी जगह पे किस तरीके से रह रहे हैं, ये सब हो गया। आपका सोशल देखा जाएगा, मीन्स क्या क्या आपका संबंध है, कैसा सोशल लाइफ क्या है, इकोनॉमिक जो डेटा है इसको भी लिया जाएगा। ये हो गया हमारा जाति से रिलेटेड जो गणना, जनगणना है या सेंसस है, उससे लिया जाएगा। अभी हम इससे रिलेटेड जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको देखते हैं कि जो हमारा जातिगत जनगणना है उसको क्या किसी नियम कानून से बैकिंग मिलता है क्या, या स्टैच्यूटरी बॉडी मिलता है क्या। तो हमने बताया कि उसको जातिगत जो जनगणना होती है तो सेंसस से रिलेटेड एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, जिसको हम सेंसस एक्ट 1948 बोलते हैं। और यहाँ पे दो है, पहला है कि सेंसस एक्ट 1948, और दूसरा है हमारा सेंसस रूल 1990। तो बेसिकली ये है स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी बेसिकली ऐसी होती है जो कि पार्लियामेंट से बिल बना के राष्ट्रपति महोदया से यहाँ पे साइन होने के बाद जो एक्ट बनता है उसको, उसके माध्यम से जब किसी एक्शन को बैकिंग मिलती है तो उस चीज़ को हम स्टैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं। उसके अलावा देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखा जाए तो एक जो यूनियन सब्जेक्ट है, जो शेड्यूल 7 में यूनियन सब्जेक्ट में यहाँ पे देखा जाए जो आइटम नंबर 69 है वो है कास्ट सेंस, वो है सेंसस से रिलेटेड डेटा के बारे में है, और आर्टिकल 246 में भी दिया गया है। तो अभी सवाल ये उठता है कि जातिगत जनगणना कराना जरूरी क्यों था। तो अभी देखा जाए तो अभी हमारे देश में नियरली 65% जो आबादी है वो ओबीसी है।
और उनको रिजर्वेशन सिर्फ मिलता है 27%। तो आप देखते होंगे कि ओबीसी का जो यहाँ पे जो किसी भी एग्जाम में कट ऑफ जाता है वो जनरली जनरल कैटेगरी वालों के अकॉर्डिंग जाता है या फिर उनसे भी थोड़ा कुछ केसेस में ज़्यादा चला जाता है। तो अभी क्या होगा कि ओबीसी का उन लोगों को फायदा ही नहीं मिल रहा। फायदा नहीं मिलने का मीन्स ओबीसी में इतनी ज़्यादा कास्ट और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि जो रिजर्वेशन है इसका बेनिफिट उन लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है। तो जब जातिगत जनगणना होगा तो उससे क्या होगा कि जिन जातियों का अपलिफ्टमेंट हो चुका है उनको वहाँ पे क्रीमी लेयर के थ्रू उनको बाहर किया जाएगा, या फिर कोई सरकार और प्रोविजन लेकर आ सकती है जिससे कि ओबीसी में जो निचला तबका है उनको भी रिजर्वेशन का फायदा मिले। तो ये अपना हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल, हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। फिर उसमें देखिए यहाँ पे आर्टिकल जो है 340 मैंडेट करता है कि मीन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, मीन्स आर्टिकल 340 में भी दिया गया है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। फिर इससे क्या होगा कि हमारे पास पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा इशू आता है क्योंकि सरकार को के पास एक्चुअल डेटा नहीं है कि किस कास्ट की कौन सी कितना पॉपुलेशन है कितना नहीं है। तो ये सारे भी इश्यूज हैं। फिर यहाँ पे अफर्मेटिव एक्शन मीन्स सरकार उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन ले रही है नहीं ले रही है। सब कैटेगराइजेशन का भी यहाँ पे देखा जाए कि हमें फेयर बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए किसी स्पेशल मीन्स किसी कास्ट को उसका सब कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। कि सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे यादव लोग हैं, तो यादव में भी देखेंगे कुछ वर्ग ऐसा है कि उनका अपलिफ्टमेंट हो चुका है, बट अभी क्या है कि कुछ लोगों का अपलिफ्टमेंट बाकी है। तो किस तरीके से यहाँ पे उन लोगों का अपलिफ्टमेंट किया जा सकता है जो बिलो एवरेज वाले लोग हैं, इसके बारे में जब सरकार के पास एक्चुअल डेटा रहेगा तभी सरकार कुछ पॉलिसी फ्रेमिंग कर पाएगी। तो कास्ट सेंसस से रिलेटेड इश्यूज अभी क्या क्या है। एक तो सबसे पहला इशू है डेटा का एक्यूरेसी, क्योंकि देखेंगे सरकार के पास अभी के लिए प्रॉपर डेटा नहीं है कास्ट सेंसस से। जातिगत जो जातिगत डेटा होता है वो सरकार के पास नहीं है। फिर क्लासिफिकेशन का इशूज है क्योंकि देखा जाए कि अभी जो हरियाणा के जाट्स हैं और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ऐसा एक जो है कास्ट को लेकर केस हुआ था। तो ये सारा जो क्लासिफिकेशन ओबीसी में क्लासिफिकेशन को लेकर इश्यूज है। फिर यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज भी हैं, जैसे कुछ स्टेट में जैसे बिहार हुआ यहाँ पे जो जातिगत जनगणना आ जाता है सब कुछ, और यहाँ पे जातिगत जनगणना आ जाने की वजह से इस पे लोग राजनीति करने लगेंगे कि हम कुछ रिजर्वेशन, क्योंकि देखेंगे कि अभी कहा जा रहा है कि जो रिजर्वेशन है हम उसको बढ़ा के 85% तक ले जाएंगे। तो जब 85% आप रिजर्वेशन कर देंगे तो जो रिमेनिंग लोग हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, सिर्फ 15% फाइट में सीट में कैसे फाइट करेंगे, ये भी यहाँ पे इश्यूज है। उसके अलावा देखा जाए तो प्राइवेसी को लेके कंसर्न है, मीन्स डेटा ब्रीच होने का भी इश्यूज है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो एक यहाँ पे कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए जिसमें जो कास्ट से रिलेटेड जो डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। कास्ट का एक डायरेक्टरी होना चाहिए कि सारे लोगों को पता रहे कि किसका कितना जनसंख्या है नहीं है। इससे रिलेटेड यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अभी हमारा अगला टॉपिक है रिजर्वेशन को लेकर। तो रिजर्वेशन बेसिकली देखेंगे कि रिजर्वेशन क्या होता है। रिजर्वेशन के एक्चुअली में जो हमारा देखेंगे कि देश देश आज़ाद होने के बाद कुछ वर्ग ऐसा रहा जो काफ़ी मतलब सक्षम और ये थे समाज के लेवल पे और इकोनॉमिक के लेवल पे या एजुकेशन के लेवल पे बहुत लोग सक्षम थे, और कुछ वर्ग विशेष के लोग या जाति विशेष के लोग उतने सक्षम नहीं थे या फिर पुअर थे एजुकेशन के मामले में, या फिर अदर एक्टिविटी में पुअर थे। तो उन लोगों को अपलिफ्टमेंट लेकर आने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम लेकर आया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस भी हैं हमारे संविधान में रिजर्वेशन से रिलेटेड। जैसे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में दिया गया है कि रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में फिर 10% रिजर्वेशन जो है ईडब्ल्यूएस लेकर आया गया था, जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 है। तो इस तरीके का फिर देखेंगे कि एससी का और एसटी का रिजर्वेशन पंचायत इलेक्शन में किया गया था।
यहाँ पे आर्टिकल 243 डी से, और उसके अलावा जो लोअर हाउस है, मीन्स यहाँ पे लोकसभा है, लोकसभा, यहाँ पे भी रिजर्वेशन लेकर आया गया अंडर आर्टिकल 330। तो ये आर्टिकल जो है संविधान का रिजर्वेशन को के बारे में बताता है, और उससे रिलेटेड क्या क्या जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, उसको देखते हैं। जो ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है इंदिरा साहनी केस, क्योंकि इसी में ओबीसी का जो क्लासिफिकेशन लेकर आया गया था, क्रीमी लेयर वाला फंडा, ये इसी जजमेंट से लेकर आया गया था। और यहाँ पे जो इंदिरा साहनी केस है उसमें बोला गया था रिजर्वेशन जो है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो रिजर्वेशन है वो प्रमोशन में उसको यूज़ नहीं करना है। सपोज आपने जॉब दिलाने में तो प्रमोशन का यूज़ कर लिया है, बट उसमें जॉब पाने के बाद प्रमोशन में वो उस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस के बेस पे कि वो कैसे उसको परफॉर्म करता है। तो ये सारे जो हैं जजमेंट्स थे रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि शेड्यूल कास्ट जो है, अनुसूचित जाति है, उसमें सब क्लासिफिकेशन करिए कि कौन कौन से लोग ज़्यादा उसमें सक्षम हो गए हैं, उनका अपलिफ्टमेंट हो गया, उनको एक क्रीमी लेयर बना के उसमें भी करिए कि जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी शेड्यूल्ड कास्ट में भी, उसमें उन लोगों को रिजर्वेशन का फायदा ना दिया जाए, और जो और निचला तबका है जिनको रिजर्वेशन से कोई फायदा नहीं मिला है, उन लोगों को रिजर्वेशन का फायदा दिया जाए, जिससे कि वो लोगों का अपलिफ्टमेंट होगा। तो ये ओवरऑल शेड्यूल कास्ट का यहाँ पे अपलिफ्टमेंट होगा। और ये कौन से केस में लेकर आया गया था? स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह केस, जो कि 2024 में था, इसको लेकर आया गया था। और ये जजमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया था। तो जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो होता है जिसमें जो जजेस होते हैं, जो जज होते हैं, इनकी संख्या जब 5 से ज़्यादा होती है, जब 5 से संख्या ज़्यादा होती है, तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। तो इन्होंने बताया था कि इनके जजमेंट में बताया गया था कि जो एससी है, शेड्यूल कास्ट है, उसमें कास्ट का सब क्लासिफिकेशन करिए कि कौन कौन से लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। और इससे रिलेटेड प्रोविजन ऑलरेडी जो तेलंगाना है वहाँ पे आ चुका है, और ये पहला स्टेट बना जिसने सुप्रीम जो यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट है उसमें सब कैटेगराइजेशन लेकर आया, जैसे क्रीमी लेयर का फंडा लेकर आया था। और उसमें ये भी बताया गया था कि जो आर्टिकल हमारे संविधान का आर्टिकल 341 का सब क्लॉज 2 है, वो यहाँ पे शेड्यूल्ड क्लास शेड्यूल कास्ट में कैटेगरी का जो सब क्लासिफिकेशन करने से यहाँ पे कोई भी उसका ये वायलेशन नहीं होता है। और ये जो सब क्लासिफिकेशन करने का काम दिया गया था, ये किसका है? ये काम स्टेट्स का है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो भी कास्ट का क्लासिफिकेशन है वो स्टेट ही कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। और यहाँ पे इस जजमेंट में ये भी बोला गया था कि जो आप सब क्लासिफिकेशन करके रिजर्वेशन करते हैं, तो किसी स्पेशल कास्ट को आप उसका रिजर्वेशन 100% नहीं कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। और इसमें क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल एक इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला था एससी और एसटी में, जैसे कि ओबीसी ओबीसी में ऑलरेडी से है। तो देखिए, जब भी कुछ पॉलिसी बनता है किसी कास्ट या फिर किसी धर्म के लिए, तो या फिर कोई भी पॉलिसी बनता है, तो उस पॉलिसी बनाने के लिए वहाँ पे देखेंगे कुछ आर्गुमेंट उसके फेवर में होते हैं, कुछ उसके अगेंस्ट होते हैं। तो फेवर में क्या उसके थे कि हम वहाँ पे सब कैटेगराइजेशन करें शेड्यूल कास्ट में। तो पहला पॉइंट था कि इससे इक्वालिटी होगी, मीन्स जिस परिवार का, फैमिली का, सुप्रीम जिसमें शेड्यूल कास्ट में सपोज कोई फैमिली है, 5 लोग की फैमिली है, जिसमें वहाँ पे उसके ग्रैंड बाबा जो हैं वो भी आईएएस पीसीएस ऑफिसर, और उसके पापा मेडिकल ऑफिसर हैं, मदर जो है आईपीएस ऑफिसर है। तो उसकी बच्ची को, जो उसका सन है, उसको यहाँ पे आप लोग बताइए क्या उसको रिजर्वेशन की जरूरत है? तो जनरली जो भी लोग हैं उसको ये समझ में आएगा कि नहीं, उस फैमिली को रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। तो उसको नहीं ज़रूरत है, वो रिजर्वेशन सपोज किसी और को मिल जाता है, तो उसका तो अपलिफ्टमेंट हो गया ना, कि गरीबी से वो तो ऊपर हो गया, हो जाएगा ना। फिर जब उसको जॉब में या फिर कहीं पे अच्छे इंस्टीट्यूट में प्रमोशन हो गया या एडमिशन मिल गया,
तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि सब क्लासिफिकेशन काफी जरूरी है। इससे क्या गवर्नेंस में भी आएगा, यहाँ पे डाइवर्सिटी होगी, सारे क्लास के लोगों का यहाँ पे भागीदारी होगा किसी भी जगह पे। तो ये सारे यहाँ पे सपोर्ट में बोला गया, और कुछ जो तर्क है उसके सब क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट बोला गया। जैसे ये हमारा यूनिटी मीन्स जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति, उसका जो उसमें डिवाइड करने का काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल वाला काम कर रही है, ऐसा यहाँ पे विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता रहा। फिर यहाँ पे जो रिजर्वेशन का पर्पज है, इसको यहाँ पे डिफेम करने का कोशिश किया गया, क्योंकि जो ऐसा बताया गया कि जो हमारा रिजर्वेशन है वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस के लिए, ना कि यहाँ पे इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए लेकर आया गया था। तो ये इसके अगेंस्ट में फेवर थे। फिर डेटा का लिमिटेशंस था, और यहाँ पे सपोज यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन होने की वजह से यहाँ पे मिसयूज ना हो, उस चीज़ का मिसयूज ना हो। तो ये सारे उसके अगेंस्ट में फैक्टर्स थे, जिससे कि सब क्लासिफिकेशन जो एस सी एस टी का था, उसको फिलहाल ऐसा उस पर कुछ कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं निकल पाया था। हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके बताइए, और आपको हमारे पढ़ाने से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। और हम इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेकर आने के लिए। तो अभी हमारा अगला टॉपिक है कि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन। तो बेसिकली डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन क्या होता है कि सपोज आप बिहार के हैं, और बिहार में कोई यहाँ पे पोजीशन आता है, तो वहाँ पे सिर्फ बिहारी लोग ही उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो होता है डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन हो गया, मीन्स आपका जहाँ निवास है वही लोग, बिहार का निवास जो रहेगा वही उस जॉब को अप्लाई कर सकेगा। इस चीज़ को डोमिसाइल बेस्ड यहाँ पे रिजर्वेशन बोलता है। ये न्यूज में क्यों था? तो देखिए न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने एक एक्ट लेकर आया, जिसमें बोला गया कि जो इंडस्ट्री, फैक्ट्री और जो अदर इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें क्या होगा कि जो कर्नाटका के लोकल के लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। रिजर्वेशन देने का कितना काम किया गया, 50% रिजर्वेशन लोकल को दिया जाएगा मैनेजमेंट की जॉब में। मीन्स मैनेजमेंट का सपोज कोई जॉब है एनडीए, या फिर आप मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, या फिर प्रोडक्ट ऑनर बनते हैं, तो वहाँ पे 50% रिजर्वेशन जो है लोकल के लोगों को दिया जाएगा मैनेजमेंट जॉब में। और जो नॉन मैनेजमेंट जॉब है, वहाँ पे 75% जो जॉब प्रायोरिटी है वहाँ पे, ये जो है लोकल्स को दिया जाएगा। तो इस तरीके का वजह से ये काफ़ी रिजर्वेशन हाईलाइट में था। और इस तरीके से देखा जाए तो रिसेंटली हरियाणा और आंध्र प्रदेश ने भी लेकर आया था कि जो प्राइवेट सेक्टर मीन्स कोई प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पे जॉब का है, तो वहाँ पे जो जॉब करने वाले लोग हैं वो लोकल के होने चाहिए। इस तरीके का ये लोग यहाँ पे जो पॉलिसी है बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे रिलेटेड जो जो कोर्ट ने जजमेंट दिया, और जजमेंट इस तरीके से दिया कि हरियाणा ने जो भी यहाँ पे पॉलिसी फ्रेम किया था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया। हमारे जुडिशरी के द्वारा उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के कैंसिल कर दिया गया कि ये असंवैधानिक है, क्योंकि ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो उसको वायलेट करती है। फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19 को भी वायलेट करेगी, आर्टिकल जो है 16 को वायलेट करेगी, आर्टिकल जो है 15 को वायलेट करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे वायलेशन की वजह से इसको असंवैधानिक करार दे दिया गया। तो रिसेंटली देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में एक जो जजमेंट था, जिसको तानवी बहल वर्सेस श्री गोयल अदर्स बोला गया, इसमें डोमिसाइल बेस्ड जो रिजर्वेशन था, स्पेशली जो पीजी मेडिकल सीट्स थे, सपोज यूपी का, उत्तर प्रदेश का मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पे जो पीजी का सीट्स है, यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है कोई रिजर्वेशन लेकर आती है, तो उस तरीके का क्या था कि वहाँ पे पंजाब में इस तरीके का लेकर आया गया था, जिसको आर्टिकल 14 का कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना संविधान है उसका आर्टिकल जो 14 है, उसकी राइट टू इक्वालिटी, उसके लिए यहाँ पे बताया गया कि इसको ये वायलेट कर रही है, जिसकी वजह से ये असंवैधानिक बता दिया गया। तो अगला पॉइंट है कि अभी कुछ लोग बोलेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में सर यहाँ पे रिजर्वेशन क्या ये उचित है कि नहीं है। तो देखिए कोई भी चीज स्टेप होता है तो उसके दो पहलू होते हैं। तो एक पहलू ये है कि वहाँ पे लाने का मेन रीजन ये है
कि देखिए प्राइवेट सेक्टर जो है आज के टाइम पे सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर है। यदि प्राइवेट सेक्टर ना रहे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर सबसे ज़्यादा जॉब देता है, तो इसकी वजह से आप जानते होंगे कि हमारे इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो इसको टैकल करने के लिए ये जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है ये काम कर रही है कि हम इस तरीके का रिजर्वेशन दें। और रिजर्वेशन देने से अभी अगला क्वेश्चन आएगा कि क्या जो कंपनी है उसको घाटा नहीं होगा, क्योंकि उसके पास स्किल्स एम्प्लॉय का शॉर्टेज हो जाएगा। तो देखिए उसको, कंपनी को जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिम्बर्स भी करती है। मीन्स कैसे वहाँ पे करती है, देखिए क्या करती है कि स्टेट गवर्नमेंट करती है कि चलिए ठीक है, हम आपको जो टैक्सेशन है उसमें हम कंसेशन दे रहे हैं। अदर, एक तो टैक्सेशन में हमने कंसेशन दे दिया, दूसरा है कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया, सपोज आपने गवर्नमेंट से कोई लीज लिया हुआ तो हम लीज को माफ कर देते हैं। इस तरीके से कोई गवर्नमेंट से ये बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अलावा जो स्टेट की वहाँ पे जो भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उससे यहाँ पे इन लोगों को चीपर चीपर लोन मीन्स सस्ते लोन्स मिल जाते हैं कैपिटल की, एज ए कैपिटल। तो इस तरीके से प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी, जब उनको भी फायदा रहता है। तो ये देखिए दोनों लोगों को म्यूचुअल बेनिफिट वाली बात है यहाँ पे। तो अभी देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं डोमिसाइल से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 16 जो है उसका सब क्लॉज 2 जो है डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। और ये डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे नहीं होना चाहिए। पहला तो रिलीजन, धर्म के नाम पे होना हो है, दूसरा रेस हो गया, तीसरा हो गया जाति हो गया, चौथा हो गया हमारा सेक्स मीन्स मेल फीमेल, जो पुरुष है महिला है। फिर इसका जो पांचवा हो गया डिसेंट, या फिर छठा हो गया प्लेस ऑफ बर्थ। तो इस बेस पे वे कोई भी स्टेट या फिर कोई भी पर्सन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। तो ये सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या कंसर्न्स रेज किए गए थे। तो देखिए ऐसा सपोज कोई स्टेट है ये लागू कर देता है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, सपोज कोई कंपनी वहाँ पे इस्टेब्लिश होना चाह रही है तो उसके ऊपर एक प्रेशर आएगा कि हम इस लोकल बंदे को ही लेना पड़ेगा। तो ईज ऑफ डूइंग में ये मतलब इशू क्रिएट करेगा। उसके अलावा देखिए क्या होगा कि जब आप कोई भी सरकार का देगी कि आप लोकल लोगों को ही जॉब दीजिएगा, तो वहाँ पे एक केस ये हो सकता है कि स्किल वर्कफोर्स का शॉर्टेज बढ़ जाए। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए सन ऑफ सॉइल सिंड्रोम, सन ऑफ सॉइल सिंड्रोम, जब आप अपने ही प्रदेश के या फिर अपने ही राज्य के लोगों को नौकरी देंगे तो इससे क्या होगा कि दूसरे राज्य भी इस तरीके से स्टेप उठाने लगेंगे। जब दूसरे राज्य भी ये स्टेप उठाने लगेंगे तो क्या होगा कि बाहर के लोगों को वहाँ पे दूसरे स्टेट में जॉब मिलना ये बंद हो जाएगा। और जो कि ऐसा करने से राइट टू इक्वालिटी जो है इसका ब्रीच होगा। तो ये सारे इश्यूज हैं जो जिससे कि जो हमारा पॉइंट्स है कि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन को लेकर ये इश्यूज है। हमारा अगला टॉपिक है सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता से रिलेटेड। तो बेसिकली देखिए नागरिकता जो है इससे रिलेटेड देख लेते हैं। ये यूनियन लिस्ट में आता है और हमारे संविधान में इस तरीके का जो सिटीजनशिप है इसको कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो आप जानते होंगे कि कौन कौन सा तरीका है सिटीजनशिप पाने के लिए, जैसे बर्थ बाय डिसेंट बाय नेचुरलाइजेशन बाय रजिस्ट्रेशन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मीन जब से हमारा देश बना तब से लेकर। तो इस तरीके का हमारा सिटीजनशिप से रिलेटेड है। और सिटीजनशिप से रिलेटेड देखा जाए जो आर्टिकल है यहाँ पे 5 से लेके 11 तक है। तो ये सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अभी इसके बाद देखा जाए कि 2019 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 लेकर आया गया था, जिसमें कुछ पॉइंट्स बोले गए थे कि जैसे कोई इलीगल माइग्रेंट है जो कि इंडिया में रह रहा है और ये 4 तरीके का जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है, जैसे ये 1 2 3 4 ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और वो कौन कौन सा क्राइटेरिया था, पहला ये था कि वहाँ पे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन मीन्स अदर देन मुस्लिम्स जो है वो रह रहा है इंडिया में। और वो कहाँ से इलीगली आया है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन मीन्स इन 3 कंट्रीज से इलीगली वो इंडिया में आके रह रहा है नॉन मुस्लिम। और वो 2000
2014 से 31 दिसंबर 2014 के पहले से रह रहा है और वो किसी स्पेसिफिक ट्राइबल एरिया में नहीं रह रहा है और इनर लैंड परमिट के साथ रह रहा है, तो उसको हम नागरिकता दे सकते हैं। इस तरीके का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया था। तो यहाँ पे देखिए, उसके अलावा नागरिकता पाने के लिए पहले जो था, कम से कम इंडिया में वहाँ पे 11 साल रहना रहता था कि 11 साल रह रहा है तभी आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिटीजनशिप के लिए। जिसको बाद में जो हमारा सी ए एक्ट आया 19 वाला, तो इसमें 11 साल से घटा करके 5 साल कर दिया गया। तो देखिए, सीएए जो एक्ट था इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स मीन्स ह्यूमन राइट, जैसे कोई इलीगली रह रहा है किसी भी देश में, तो उसको भी एक जो है, जो मानव का अधिकार होना चाहिए कि सपोज उसको सुविधाएं मिलना, मूलभूत सुविधाएं मिलना, इसका ये काम होना चाहिए। तो इसको लेकर जब तक उसको आप सिटीजनशिप नहीं देंगे, नागरिकता नहीं देंगे, तब तक उसको अधिकार कैसे मिलेगा? फिर इसके अलावा कि जो वहाँ पे जो नेशनल सिक्योरिटी के लोग लेकर कि सपोज आपकी कंट्री में बहुत सारे लोग इलीगली रह रहे हैं, तो जो लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंट और प्रॉपर डेटा के साथ रह रहे हैं, उनको आप सिटीजनशिप दे के बाकी लोगों को डिपोर्ट करिए, अपने देश से बाहर निकालिए। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इससे रिलेटेड क्या क्या कंसर्न है? जैसे पहला कंसर्न ये है कि यहाँ पे आपने किस किस कंट्री से लिया, पाकिस्तान से लिया, अफगानिस्तान से लिया, बांग्लादेश से लिया, बट आपने श्रीलंका से सपोज इलीगली कोई आया है तो उसको आप नहीं दे रहे हैं नागरिकता। दूसरा, म्यांमार से कोई आया तो भी उसको नहीं दे रहे हैं नागरिकता। तो ये पहला इसका कंसर्न था। दूसरा कंसर्न ये था कि आपने सपोज कोई मुस्लिम है, ये जो भी था नॉन मुस्लिम्स को लेकर आया, तो मुस्लिम्स को आप नागरिकता नहीं दे रहे हैं। जो जूस है उसको भी नहीं दे रहे हैं, एथिस्ट है उसको भी नहीं दे रहे हैं। ये दूसरा कंसर्न हो गया। और तीसरा ये हो गया कि सपोज आपने 2014 रखा है, 31 दिसंबर 2014 का कट ऑफ डेट रखा है, ये किस बेसिस पे रखा है, इसका कुछ प्रॉपर तर्क नहीं था। तो ये सारे कुछ क्रिटिसिजन थे कि कैसे करके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था इससे रिलेटेड। तो ये जो केस था ये चला गया था हमारे सुप्रीम कोर्ट में गया। तो लग रहा था कि इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इस पे कैंसिल कर देगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट का जो सेक्शन 6A था, उसको उन्होंने बताया कि ये वैलिड है, मीन्स ये अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6A, ये प्रॉपर है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। तो सेक्शन जो 6A था उसके बारे में बता देते हैं। तो बेसिकली क्या, सेक्शन 6A जो है ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा, जिसमें ये असम अकॉर्ड हुआ था, इसका यहाँ पे मेंशन किया गया था। तो ये बेसिकली इसको लाने का रीजन ये था कि जब ईस्ट पाकिस्तान था, जैसे आज़ादी के बाद पहले एक ईस्ट पाकिस्तान था, एक वेस्ट था। तो ईस्ट पाकिस्तान जाके यहाँ पे बांग्लादेश बना 1971 में। तो 1971 में बनने से पहले ईस्ट पाकिस्तान में वहाँ पे बहुत प्रताड़ना के केसेस होते थे। तो वहाँ के लोग क्या होता था कि इंडिया में वापस आ गए, जैसे असम में बस गए। तो असम और स्टेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसके बीच में एक समझौता हुआ, उस समझौते को नाम दे दिया गया असम एकॉर्ड। तो हमने बता दिया कि असम एकॉर्ड का बेसिकली क्या था, कि वहाँ से ईस्ट पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो इलीगली आ गए इंडिया में, खास करके जो जिसका नाम अभी ईस्ट पाकिस्तान जो है अभी बांग्लादेश है, वहाँ पे देखिए आइडेंटिटी, कल्चर और लैंड राइट को लेकर बहुत सारे उस टाइम पे डिस्प्यूट होते थे, जिसकी वजह से वो लोग इंडिया में भाग कर चले गए। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत सरकार और जो वहाँ पे असम सरकार थी, उनके बीच में एक समझौता किया गया कि कैसे हम जो इलीगल माइग्रेशन है उसका हम सेफगार्ड कर सकते हैं, और असामी जो लोकल के लोग हैं उनकी हम आइडेंटिटी को कैसे उनके सेफगार्ड कर सकते हैं। बेसिकली इसमें असम एकॉर्ड में यही बोला गया था। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, और चाहिए तो हम पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ऐसा लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट हम मिस आउट कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको हम लेकर आएंगे। और एक एक करके हम जितने भी इम्पोर्टेंट मेंस 365 मैगजीन है, जैसे
पॉलिटी को तो टोटली कवर करेंगे ही करेंगे, इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट को भी कवर करेंगे, एंड जो ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए इसको भी हम करके जो भी है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कवर करेंगे। आप चाहिए तो आप हमारा जो मेंस 365 का मैग प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है वहाँ पे जाके आप सारे मेंस 365 वीडियो देख सकते हैं। अगला टॉपिक है यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड शॉर्ट में जिसको यूसीसी बोलते हैं। तो ये हमने अभी पीवाईक्यू में दिखाया था, पीवाईक्यू में दिखाया था। ये 10 नंबर में आया था, 10 नंबर में या फिर 150 वर्ड्स में दिखना था। तो ये यहाँ पे पीवाईक्यू में आया था। तो ये बेसिकली न्यूज में इसलिए था क्योंकि उत्तराखंड ने इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया था, जो कि लास्ट ईयर भी आप देखेंगे मेरा मेंस 365 सीरीज देखेंगे तो वहाँ पे हमने इस को कवर किया था। तो इसको शॉर्ट में अभी बता के निकलेंगे क्योंकि ये जनरली काफ़ी ओल्ड टॉपिक है तो आपको पता होगा। तो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरीके का एक ऐसा कानून है जो कि आप जानते होंगे कि हमारा संविधान में आर्टिकल 44 में इसके बारे में दिया गया है। और इसमें दिया ये गया है कि जो भी पर्सनल लॉज होते हैं, पर्सनल लॉ जैसे क्या होता है कि जो क्रिमिनल लॉ हो गए उसको हम आईपीसी हुआ, सीआरपीसी जिसको अभी न्याय संहिता और दंड संहिता बना दिए हैं, उसका नया नाम देके उसमें कवर किया गया है। लेकिन अभी कुछ पर्सनल लॉज भी होते हैं, जैसे शादी से रिलेटेड क्या नियम कानून होना चाहिए, डिवोर्स से रिलेटेड क्या नियम कानून होना चाहिए, डिवोर्स के बाद उसका मेंटेनेंस का क्या नियम कानून होना चाहिए, इनहेरिटेंस होता है एक जनरेशन से दूसरे में तो वहाँ पे क्या नियम कानून होना चाहिए, एडॉप्शन से रिलेटेड। तो इस तरीके के जितने भी नियम्स, रूल्स और रेगुलेशंस हैं इसको हम बोलते हैं पर्सनल लॉ। तो अभी के लिए देखा जाए जितने भी डिफरेंट धर्म हैं, रिलीजन है, उनका अपना अपना यहाँ पे पर्सनल लॉज है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, ऐसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ है और अदर जो धर्म है उनका भी अपना कोई पर्सनल लॉ है। तो उसमें ये बताया गया कि एक देश है तो एक नियम होना चाहिए। तो इसी एक नियम को इम्प्लीमेंट करने को ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। तो अभी करंट स्टेटस देखा जाए तो यहाँ पे ये जो रिलीजियस पर्सनल लॉ है इसी को यहाँ पे यूनिफॉर्म करना है। और गोवा पहला ऐसा राज्य है जो कि जहाँ पे 1967 से ही देखा जाए तो पोर्टुगीज सिविल कोड को ही यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं और आज भी वहाँ पे ये चीज़ इन्फोर्समेंट है। तो जुडिशियल जो जजमेंट है उसको देख लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड। तो पहला देखिए एक जो है शाह बानो केस हुआ था 1985 में, जिसमें यहाँ पे यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज को बनाने के लिए यहाँ पे बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर आया शायरो बानो केस, शायरा बानो केस जो कि ट्रिपल तलाक के लिए काफ़ी हाईलाइट हुआ था। ये हाईलाइट हुआ था इसके लिए काफ़ी हाईलाइट हुआ क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो डिफरेंट धर्म में डिफरेंट वहाँ पे सिस्टम्स हैं डिवोर्स और मेंटेनेंस का। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आइए जिससे सभी लोगों का जो नियम रहे वो सेम रहे। ऐसा ना हो कि कोई धर्म है तो किसी का किसी और चीज़ से रेगुलेशन हो रहा है, किसी का कुछ और से रेगुलेशन हो रहा है। तो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में मीन्स इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसके फेवर में क्या क्या आर्गूमेंट है। तो देखिए पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्लियरली आर्टिकल 44 में बोला गया है कि आप हमारे कंट्री में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए जिससे जितने भी सारे धर्म के लोगों का जो है यूनिफॉर्म रूल रेगुलेशन होना चाहिए। फिर कंटेम्प्ररी सोसाइटी मीन्स देखिए समय के साथ साथ एक बदलाव जो होती है उस चीज़ को भी इसमें कवर करने के लिए बोला गया है। फिर यहाँ पे जो सपोज अलग अलग धर्म और जात जो मजहब है उनका अलग अलग नियम होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है जब कोई भी जजमेंट या उससे रिलेटेड केसेस आते हैं तो इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए इसका ही सॉल्यूशन यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड करता है। और उसमें जो है सोशल वैल्यूज को मॉडर्नाइजेशन के तौर पे ऐड करता है। अभी देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहिए इसके बारे में। तो एक तो देखिए हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है तो ये डाइवर्सिटी को इतनी डाइवर्सिटी है तो हम उसको एक नियम कानून कैसे बना सकते हैं। फिर दूसरा है कि लैक ऑफ कंसेंसस
मीन्स जो विपक्ष है या फिर दूसरा राज्य है, यहाँ पे इन लोगों के बीच में सहमति नहीं बन पाती है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर या धर्म को लेकर। तो ये हो गया लैक ऑफ कंसेंसस। और जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मीन्स जो स्टेट है उनका जो यहाँ पे आउटरीच होता है, इंक्रोच होता है, प्रोसेस होता है, इन सब चीज को लेकर जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ये भी इसके अगेंस्ट जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? तो पहला तो वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि आप कॉन्सेंसस बिल्ड करो, मीन्स पक्ष हुआ विपक्ष हुआ और धर्म, डिफरेंट धर्म जाति के लोगों का एक कॉन्सेंसस मीन्स सहमति होनी चाहिए। ये कॉन्सेंसस बिल्डिंग हुई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इसके बारे में देख दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालिसिस देखना चाहिए कि मीन्स सपोज इसको हम लागू कर देते हैं तो हमारे समाज के लेवल पे, आर्थिक लेवल पे क्या क्या इसके इम्पैक्ट होंगे, इसका प्रॉपर एक एनालिसिस होना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है कि सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड। तो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में उतना कुछ खास तो है नहीं, एक ओवरव्यू दे देते हैं। तो आप हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइए, और आपको हमारे पढ़ाने से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करिए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के हमको मैसेज भी कर सकते हैं, डायरेक्टली वन टू वन कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और आप हमसे बने रहिए। लास्ट में एक हम आपसे प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे जिसका आप आंसर लिख के आप हमें भेज सकते हैं, और उसका जो भी लोग भेजेंगे उसका हम उस वहाँ पे कॉपी को चेक करके उनको रिवर्ट करेंगे कि आपने कैसा लिखा है और वहाँ पे कौन कौन से जगह पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन और एक शेयर से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेकर आने के लिए। और आप यकीन मानिए एक वीडियो लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली जो है हमारा, देखिए हमारे यहाँ पे ये बोला जाता है कि लेजिस्लेचर एक है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक हमारा जुडिशरी है। तो तीनों का अपना अलग अलग काम है। तो क्यों ना इन तीनों लोगों का पावर को निर्धारित कर दिया जाए कि एक लेजिस्लेचर का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है और जुडिशरी का क्या काम है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है जुडिशरी जो है यहाँ पे लेजिस्लेचर के काम में, जो हमारे सांसद है नियम कानून बनाने का, या फिर यहाँ पे जो विधानसभा है वहाँ पे नियम कानून बनाने का, वहाँ पे काफ़ी अड़ंगा डालती रहती है। तो ये सारे इश्यूज हैं सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर। तो मेन सेपरेशन ऑफ पावर जो है हमारा, जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें भी ये सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट की तरह ऐड किया हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन जो है इसका सेपरेशन ऑफ पावर उसका पार्ट है। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल एक है, फिर यहाँ पे फंक्शनल प्रिंसिपल है कि जैसे देखिए कि हम जो भी हमारा गवर्नमेंट है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करना है। और उस गवर्नमेंट पार्ट, तीन पार्ट कौन सा हो गया, एक लेजिस्लेटिव हो गया मीन्स जो हमारा सांसद हो गया, विधानसभा हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया। फिर हमारा एग्जीक्यूटिव हो गया मीन्स सीएम हो गए, पीएम हो गए, सीएमओ हो गए, पीएमओ हो गए, ये सारा हमारा एग्जीक्यूटिव हो गया। और हम उसके बाद हमारा तीसरा अंग है जुडिशरी मीन्स हमारा न्यायिक व्यवस्था। तो ये हमारा ये जो प्रिंसिपल हो गया एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। अभी उनका तीनों का अपना अलग अलग काम है। जैसे ये सांसद विधानसभा से नियम कानून बना के अपने जो भी टेरिटरी एरिया है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाना। फिर वो ऐसा ना हो कि कोई एक जो एग्जीक्यूटिव है या तो जुडिशरी में टांग अड़ा है या फिर वहाँ पे लेजिस्लेचर में टांग अड़ा है। तो इन सब चीज़ों को चेक बैलेंस करने के लिए जुडिशरी है। तो इसका भी तीनों का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए जिससे कि म्यूचुअलिटी बनी रहे और तीनों का अपना काम भी होता रहे। तो हमने बताया कि ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्यों? और इसका मेन रीजन ये भी है कि देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है इन तीनों ऑर्गन्स में। जैसे अभी देखिए जुडिशियल इंटरवेंशन देना पड़ा, क्योंकि जब कोई स्टेट बिल पास करता है तो वो गवर्नर के पास जाता है। तो गवर्नर जो है कभी कभी क्या होता है कि राष्ट्रपति की अनुमति के लिए वो अपने पास रखा रह जाता है। तो यहाँ पे एक जजमेंट आया था कि 3 महीने के अंदर उस जजमेंट को, उस 3 महीने के अंदर जो है जो गवर्नर है उनको वहाँ पे एक्सेंट देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके का देखिए जुडिशरी जो है वहाँ पे जो लेजिस्लेचर है वहाँ पे टांग अड़ा रहा है या एग्जीक्यूटिव में टांग अड़ा रहा है। तो इस तरीके का सिस्टम जो है इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर काफ़ी यहाँ पे विवाद होता रहता है।
अभी अगला हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी राइट इन इंडिया। तो ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, स्टिल देख लेते हैं, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया था कि प्रॉपर्टी ऑनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में एक जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसको अक्वायर करने के लिए यहाँ पे इस चीज़ को लेकर आया गया था। तो क्या हुआ कि वो चला गया जो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने की वजह से वहाँ पे एक जजमेंट पास किया गया। तो उसमें बेसिकली ये बोला गया कि सपोज कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप मटेरियल रिसोर्स नहीं कंसीडर कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि सपोज क्या है कि यहाँ पे रोड है, रोड जा रहा है, अब रोड को चौड़ा करना है तो आप यहाँ का जगह लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है आप सरकार में है तो आप यहाँ का जगह, यहाँ जरूरत नहीं फिर भी आप ये जगह ले लिए। तो इस तरीके के चेक एंड बैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बताया गया कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ऑटोमेटिकली वो मटेरियल रिसोर्स नहीं होता, हो जाता है कि कम्युनिटी जाके उसको यूज करे। बेसिकली इसमें यही बोला गया था। तो अभी प्रॉपर्टी जो राइट है इसको देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड क्या क्या है। तो ओरिजिनली प्रॉपर्टी राइट जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट था, और फंडामेंटल राइट कहाँ पे आता था, ये 19 सब क्लॉज 8 में आता था। और इसके अलावा फिर जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें आर्टिकल 31C में ऐड किया गया, जिसमें ये कहा गया कि डीपीएसपी फ्रॉम, और उसमें ऐसा क्लॉज डाल दिया गया कि जो टीपीएसपी है वहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा एज अ फंडामेंटल राइट। फिर क्या हुआ कि जो हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 को, तो वहाँ से जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको उठा के यहाँ से हटा दिया गया हमारे फंडामेंटल राइट से, और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मीन्स फंडामेंटल राइट से यहाँ पे देखेंगे इसको सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्यों हो गया संवैधानिक अधिकार, क्योंकि उसका उल्लेख जो है संविधान में दिया गया है, इसकी वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। और ये किसके अंडर रखा गया, ये जो आर्टिकल 300 ए में रखा गया था। तो अभी आ गया यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन क्या होता है, कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो सरकार है वो किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी वो खुद को एक्वायर कर सकती है। तो एक्वायर करने के लिए कुछ नियम कानून रखे गए, उसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन बोलते हैं। तो पहला जो है, सपोज जो सरकार एक्वायर कर रही है तो वो जो है पब्लिक यूज के लिए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो सरकार है एक्वायर तो कर ली और उसको बाद में किसी कारपोरेट को या फिर किसी ऐसे को दे दी। तो ये हो गया अपना जो डॉक्ट्रिन ऑफ इमिनेंट डोमेन हो गया। तो पब्लिक यूज जो दूसरा है कि सपोज आप किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसको प्रॉपर जो है मार्केट के अकॉर्डिंग उसको कंपनसेशन या फिर पैसा प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि वो कहीं और पे अपना प्रॉपर्टी ले सके। तीसरा ये हो गया कि उसको सपोज आप प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सपोज वहाँ पे रह रहा है अचानक से आप आए कहे चलो निकलो यहाँ पे ये सरकार की प्रॉपर्टी हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स उसको 2-3 महीने या 5 महीने पहले, 1 साल पहले उसको नोटिस जाना चाहिए कि ये सरकार का ऐसा ऐसा प्लान है, सरकार एक्वायर करना चाहती है, गवर्नमेंट वांट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, यू कैन मूव समवेयर एल्स। जिससे कि क्या होगा कि वो मेंटली प्रिपेयर होगा, कहीं और अपना जगह देखेगा, कोई कहीं और पे अपना घर बनाएगा या फिर अपना कमर्शियल दुकान के लिए वहाँ पे अपना शॉप ओपन करेगा। तो ये एक ड्यू प्रोसेस मेंटेन करना चाहिए। और जो अक्वायरिंग अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अनअथॉराइज्ड या फिर कोई और पावर से रिलेटेड ऐसा पर्सन आके आपको जबरदस्ती निकाल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस चीज में बोला गया था। हमारा अगला टॉपिक है इंटरनल इमरजेंसी। तो इंटरनल इमरजेंसी बेसिकली क्या है कि जो हमारा अभी हमारे देश में इमरजेंसी लगा था वो लगा था 25 जून 1975। तो ये अभी हमारा 50 ईयर्स हो गए हैं हमारे देश में। जो आपातकाल लगा था उसको लगे हुए 50 साल हो गए हैं। तो इमरजेंसी का एक तो डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इमरजेंसी में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका फंडामेंटल राइट रहता है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। डेमोक्रेटिक राइट होता है डेमोक्रेसी का, वो भी आपका सस्पेंड किया जा सकता है, कर दिया जाता है।
और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास सारे पावर्स आ जाते हैं, सारे पावर्स जो सपोज स्टेट के पावर हो गया या फिर कहीं और के पावर्स, जो सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या रखा गया है कि हम कौन से केसेस में इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो सपोज सोवेनिटी का कोई इशू है, मीन्स हमारे देश पे कोई संप्रभुता का कोई इशू आ रहा है, हमारे यूनिटी, एकता और अखंडता से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम से रिलेटेड या संविधान से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, तो तत्कालीन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक रिटेन फॉर्म में एक जो राष्ट्रपति हैं उनको एक रिटेन फॉर्म देगी। रिटेन मीन्स लिख कर कि हम इसमें वो आपातकाल लगा इमरजेंसी लगाना चाह रहे हैं, इस तरीके से प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे अनाउंस कर सकती हैं। बट ये रिटेन होना चाहिए, इसका भी हिस्ट्री हम बताएंगे इसका रिटेन का कहाँ से इसको डिराइव किया गया था। तो अभी देखिए जो उस टाइम पे इमरजेंसी लगाया गया था तो उस टाइम पे क्या क्या स्थिति थी। तो पहला स्थिति ये थी कि हमारा जो हमारे देश में इन्फ्लेशन महंगाई थी वो काफ़ी बढ़ गया था। 1973 में देखेंगे कि 23% महंगाई था, 1974 में 30% महंगाई था। तो महंगाई ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की जो पॉपुलेशन थी मीन्स सिटीजन्स थे, इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गया था। फिर दूसरा ये था कि गुजरात में और बिहार में, मीन्स बिहार में स्पेशली देखा जाए जेपी के द्वारा, जय नारायण जो थे इनके द्वारा यहाँ पे मूवमेंट किया जा रहा था। तो इसकी वजह से गुजरात और बिहार में काफ़ी मूवमेंट्स हो रहे थे। तो इसकी वजह से यहाँ पे देखा जाए कि नेशनल जो राष्ट्रीय पॉलिटिक्स था इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे। और तीसरा ये था उस टाइम पे तत्कालीन जो सीजेआई थे मिस्टर ए एन राय, वो एज अ चीफ जस्टिस थे। तो इन्होंने इनका और जो वहाँ पे तत्कालीन सेंट्रल गवर्नमेंट इनके बीच में इश्यूज आ गए थे। तो ये सारे कुछ यहाँ पे इश्यूज थे जिसकी वजह से वहाँ पे लगाया गया था इमरजेंसी। तो उसका क्रिटिसिज्म या इम्प्लीमेंट यहाँ पे इम्प्लीकेशंस या फिर क्रिटिसिज्म क्यों होता है जो इमरजेंसी था। तो पहला ये था पॉलिटिकल इम्पैक्ट। तो इससे क्या हुआ कि जो सिविल लिबर्टी थी, एक आम नागरिक था, उसके अधिकार को सस्पेंड कर दिया गया था। दूसरा था जो भी पावर था, जो भी पावर था किसी स्टेट या ये या फिर किसी अदर बॉडी का, वो उसका पावर चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो एक तो ये हो गया सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। फिर देखा जाए कि जो अपोजिशंस के लीडर थे इनको डिटेन कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो था 1971 मीसा मीसा के थ्रू इनको नज़रबंद कर दिया गया। तो इससे ये हुआ कि आप खुले में नहीं रह सकते थे। फिर सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ इमरजेंसी लगने से, तो देखा जाए तो पावर का मिसयूज हुआ। पावर का मिसयूज इसलिए हुआ क्योंकि पावर का कंसंट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया। तो वहाँ पे तत्कालीन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 42वां संविधान संशोधन कर दी। वहाँ पे जो लोकसभा का टेन्योर था पहले 5 साल था, उसको बढ़ा के 6 साल कर दिया। तो ये सब इश्यूज थे हमारे इमरजेंसी को लेकर आया। फिर जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे उसको बैन कर दिया गया था, जैसे आरएसएस जो था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसको बैन कर दिया गया था। फिर जमाते इस्लामी जो था इसको भी बैन कर दिया गया था इमरजेंसी के दौरान। और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उस टाइम पे जबरदस्ती यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन मीन्स इंजेक्शन लगाया जा रहा था जिससे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये सारे सोशल इम्पैक्ट हुए। और इसके अलावा देखा जाए जब यहाँ पे इमरजेंसी खत्म हुआ तो उस टाइम पे जो 42वां यहाँ पे आया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, उसको रिवर्स किया गया कुछ चीज़ों को। तो उसको लेकर बोला गया कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि जब भी आपको मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को इमरजेंसी लगाना है तो ऐसा ओरली नहीं, आपको रिटेन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट है वो एडवाइस देगी, रिटेन एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को कि आप अपने देश में, हमारे देश में आप यहाँ पे इमरजेंसी लगाइए। दूसरा ये हो गया कि फंडामेंटल राइट जो है, सपोज आता भी इमरजेंसी आता है तो वो जो फंडामेंटल राइट है 20 और 21, 20 जो होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, और जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ये आपका नहीं छीन सकता है किसी भी केस में। फिर वहाँ पे जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था उसको फंडामेंटल राइट से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया गया अंडर 300A। फिर लोकसभा का टर्म जो है 5 साल
कर दिया गया, जो कि बाद में इमरजेंसी के दौरान 6 साल कर दिया गया था। फिर जुडिशियल रिव्यू बोला गया कि प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव से रिलेटेड कोई भी इशू चाहता है तो उसका जो है जुडिशियल रिव्यू होगा, और वो रिव्यू कौन करेगा, उसका रिव्यू करने का काम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो अभी मोस्टली हमने यहाँ पे जो टॉपिक को हमने कवर करने का ट्राई किया था वो हो गया है। अभी कौन एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि यूएसए है, यूएसए में वहाँ पे प्रेसिडेंशियल जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, तो राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो वहाँ पे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए। तो वहाँ के जो इलेक्शन है और इंडिया का जो इलेक्शन उसके बारे में देख लेते हैं। तो इलेक्टोरल जो मेंबर होता है, जैसे इंडिया में देखा जाए 572 सीटें हैं नियरली, तो वहाँ पे अमेरिका में देखा जाए 538 सीटें हैं, और वहाँ पे गवर्नमेंट बनाने के लिए 270 सीटें चाहिए होता है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे राष्ट्रपति के अपने हमारे कंट्री में इलेक्शन जब भी होता है तो जितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो सारे लोग, और जो स्टेट की विधानसभा होता है वहाँ के जो लोग हैं, वो इलेक्टेड लोग, वो लोग वोट कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति को चुनने में। सिर्फ नॉमिनेटेड जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे उनके पास वोटिंग राइट नहीं रहता है। फिर देखा जाए नॉमिनेशन का प्रोसेस, तो नॉमिनेशन का प्रोसेस जो अमेरिका में होता है वहाँ पे देखिए एक प्रोसेस होता है प्राइमरीज और दूसरा होता है कॉकस। तो इन प्रोसेस के थ्रू ही अमेरिका का राष्ट्रपति डिसाइड होता है। मीन्स एक ये प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है कि जो इंटरनल पार्टी होती है उसमें एक नेता, मीन्स अभी के लिए सपोज कांग्रेस है या फिर बीजेपी है, तो यहाँ पे बीजेपी पार्टी में जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, वो लोग एक नेम का यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, और उस नेम को ही यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाएगा। इस तरीके का वहाँ पे जो पार्टी है, जैसे लेबर पार्टी हो गया और ये हो गया, वहाँ पे वो लोग सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा प्राइमरीज और कॉकस जो है उसके थ्रू कौन आएगा। तो ये वहाँ का प्रोसेस होता है। और वहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि विनर टेक ऑल सिस्टम्स। विनर टेक ऑल सिस्टम मीन्स क्या हो गया कि सपोज यहाँ पे आपने यूपी में 72 लोकसभा, सॉरी 82 80 लोकसभा सीट है, और यहाँ पे बीजेपी है और इंडिया अलायंस है। बीजेपी ने यहाँ पे 36 सीट जीते, और जो यहाँ पे इंडिया अलायंस है यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि 44 सीट जीत गया। तो अभी क्या होगा इससे, जो इंडिया अलायंस है इंडिया अलायंस है इसके पास सीट्स जो है 80 हो जाएंगे। 80 क्यों हो जाएंगे कि यहाँ पे इसने लीड किया, इंडिया अलायंस ने यूपी में लीड किया है। तो इंडिया ने लीड किया है तो ये वहाँ पे उस स्टेट की सारी सीटें मीन्स 80 सीटें उसके खाते में चली जाएंगी। तो यहाँ पे सीधे सीधे 80 इसका बेनिफिट हो जाएगा। तो ये एक वहाँ का जो है विनर टेक ऑल सिस्टम इसको बोला जाता है। और इंडिया में जबकि 50% प्लस सीट चाहिए होता है। और अमेरिका में देखा जाए तो वहाँ पे जो जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं वही वहाँ के उपराष्ट्रपति सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। और इंडिया में एक इलेक्टोरल प्रोसेस होता है। तो आज के हमने जो भी टॉपिक कवर करना था वो हो गया है। एक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप इसको प्रैक्टिस करके आप हमको भेज सकते हैं, या तो आप हमारे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, नहीं तो फिर आप हमारे ईमेल पे भेज सकते हैं जिसका डिटेल हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पे भेजिए, हम कॉपी को चेक करके बताएंगे कि आपने कहाँ पे कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन ये है कि क्रिटिकली एग्जामिन द नीड ऑफ कंडक्शन ऑफ कास्ट सेंसस, मीन्स जो जातिगत जनगणना है उसके होने की क्या क्या ज़रूरतें हैं, और उससे क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट एंड चैलेंजेस, एंड हाउ कैन दीज बी एड्रेस्ड टू इंश्योर डेटा ड्रिवन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग। मीन्स क्या है कि जो जातिगत जनगणना है उसकी ज़रूरत क्या है, इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाले हैं, और इसको कराने में जातिगत जनगणना कराने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करना है, या फिर उसके साथ साथ जो डेटा हमको मिलता है उसको हमें कि कैसे यूज करना है, और
इस डेटा के साथ हम कैसे सारे लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं किसी पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस में। तो इसका आंसर लिख कर भेजिए हमें। हम जिसका भी आएगा उसको हम चेक करके उसको प्रॉपर रिप्लाई करेंगे कि आपके जो आंसर है वहाँ पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो हमने ऑलरेडी बताया है कि आपको कैसे करना है। तो देखिए आप जनरली क्या करिए कि 30 सेकेंड में आप यहाँ पे नियरली 30 to 50 वर्ड में इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। फिर बॉडी पार्ट एक हो गया, आप यहाँ पे 2 मिनट ले लीजिए, एक बॉडी पार्ट एक बना दीजिए। बॉडी पार्ट वन में नियरली कोशिश करिए यहाँ पे 50 to 80 वर्ड्स हो जाए। फिर बॉडी पार्ट थ्री जो उसमें देखिए चैलेंजेस और कंसर्न्स पूछ रहा है, इसमें भी अपना 50 to अपना 80 में जो भी है आप डाल दीजिए। फिर जो कंक्लूजन है ये भी अपना यहाँ पे कोशिश करिए कि 30 सेकेंड में आपका 30 to 50 वर्ड्स का हो जाए। तो ये नियरली 250 वर्ड्स का हो जाएगा। तो आप बना के भेजिए, क्वेश्चन लिख के भेजिए, हम देखते हैं किसका आंसर कितना अच्छा है। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हमारे हमारे पढ़ाने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।